हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस रिप्रोडक्शन का ओवरव्यू हमने देखा था, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो हम आज वेजिटेटिव प्रोपगेशन से कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है क्या होता है मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है ये 2 टाइप्स का होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, प्रोपगेट कर रहे हैं एक न्यू प्लांट को फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कि न्यू प्लांट्स को क्या करवाना, प्रोड्यूस करना, प्रोपगेट करवाना फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, दैट इज फ्रॉम द लीव्स, फ्रॉम द रूट्स और फ्रॉम द स्टेम्स। ओके, सो दिस प्रोसेस इज नॉन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो अब जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है इट इज ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो नाम से ही समझ आ रहा है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है जिसमें जो प्लांट्स हैं उसमें क्या हो रहा है, नेचुरली ये प्रोसेस हो रहा है। जबकि जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये वो है जिसमें हम आर्टिफिशियली क्या करवा रहे हैं, जो अलग अलग पार्ट्स हैं प्लांट के उसमें से हम क्या कर रहे हैं, न्यू प्लांट्स को ऑब्टेन कर रहे हैं। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूजुअली इन्वॉल्व्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ one or more buds present on the old part of the plant to form a new plant। तो अब ये जो मैंने आपको यहाँ पे पार्ट्स बताए हैं प्लांट के, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे बड्स। ठीक है, जैसे क्या होता है, सीड्स में से डेवलप करता है ना न्यू प्लांट, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। जिसमें क्या होता है, जो सीड्स होती हैं अगर हम उन्हें प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड करें तो क्या होता है, उसमें से एक न्यू प्लांट अराइज होता है। सिमिलरली जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के उस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स, और इन बर्ड्स के पास ये कैपेसिटी होती है कि वो एक नए प्लांट में क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं अंडर सुटेबल कंडीशंस। ओके, तो जो ये जो बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स पे, इन्हीं से हम क्या डेवलप कर सकते हैं, एक न्यू प्लांट। सो दीज बर्ड्स दे आर इन द डॉर्मेंट स्टेट, दैट इज इनएक्टिव स्टेट। जैसे क्या होती हैं, जो सीड्स होती हैं वो भी कभी कभी क्या हो जाती हैं, डॉर्मेंट स्टेट में चली जाती हैं। डॉर्मेंट मतलब जब फेवरेबल कंडीशंस होंगी तब वो क्या होंगी, नए प्लांट में ग्रो करेंगी। तो ये डॉर्मेंट स्टेट में होते हैं, इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, बट जैसे ही इन्हें सारी कंडीशंस मिलती हैं दे स्टार्ट ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट। सो व्हेन प्रोवाइडेड सुटेबल कंडीशंस लाइक प्रॉपर मॉइस्चर, प्रॉपर वार्मथ, प्रॉपर वाटर, तो वाटर चाहिए, प्रॉपर वार्मथ चाहिए और मॉइस्चर चाहिए, और प्रॉपर क्या मिलेगी जब, एयर। ठीक है, तो प्रॉपर मॉइस्चर चाहिए, प्रॉपर वार्मथ चाहिए, मॉइस्चर तो लिख ही दिया मैंने यहाँ पे वाटर, प्रॉपर वार्मथ चाहिए और प्रॉपर एयर चाहिए। तो जब सारी ये कंडीशंस इसको मिलेंगी, ये जो बर्ड्स हैं दे स्टार्ट टू ग्रो टू फॉर्म न्यू प्लांट्स। ओके, तो इस तरह से क्या होता है, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है उसमें जो बर्ड्स हैं उन्हें जब सारी सुटेबल कंडीशंस मिलती हैं दे स्टार्ट ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट ग्रीन ग्रास, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एग्जाम्पल देख रहे हैं। ठीक है, तो हम पढ़ क्या रहे हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये तो था, ये क्या था, डेफिनेशन था वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे कि किस तरह जो प्लांट्स हैं वो नेचुरली क्या करते हैं, प्रोपगेट करते हैं। So it is a common observation that green grass plants spring up in dry fields after the rains। तो ऐसा क्यों होता है कि जो घास होती है, जो ग्रीन ग्रास होती है, जैसे ही बारिश के बाद क्या होता है, हमें बहुत सारी ऐसे घास देखने को मिलती है। तो ये किसकी वजह से होता है, इट हैपन्स ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। So the fields have dry stems of the old grass plants all over them। तो क्या होता है, स्टेम्स प्रेजेंट होती है, जो ग्रास प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम्स प्रेजेंट होती हैं ओल्ड, और ये जो ड्राई स्टेम्स होती हैं उनमें क्या प्रेजेंट होती हैं, बड्स।
और ये बर्ड्स कौन सी स्टेट में होते हैं, इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। बाय गेटिंग रेन वाटर, बट जैसे ही इन्हें सारी कंडीशंस मिलती हैं, रेन वाटर मिलता है, ये जो बर्ड्स होते हैं जो ड्राई ग्रास स्टेम पे प्रेजेंट होते हैं, दे गेट एक्टिवेटेड एंड ग्रो टू प्रोड्यूस न्यू ग्रास प्लांट्स। Thus, the green grass grows in the fields after rains from the dry old stems of grass plants present in the fields by the method of vegetative propagation. तो इस तरह से क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। हम अलग अलग एग्जाम्पल्स देखेंगे किस तरह से नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है प्लांट्स में। So the next example that we will look at is example of bryophyllum plant. तो ये आपने अपनी लोअर क्लासेस में भी शायद पढ़े होंगे एग्जाम्पल्स इफ यू रिमेंबर। So bryophyllum plants, they can be reproduced by vegetative propagation by using either a piece of its stem or its leaves. तो जिस भी पार्ट पे क्या प्रेजेंट है, बर्ड्स प्रेजेंट हैं, उन बर्ड से हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, न्यू प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं by this method which is known as vegetative propagation. For example, if we plant a broken piece of stem of a bryophyllum plant in the ground, we will get a new bryophyllum plant growing from it in a week's time. Even the leaves of a bryophyllum plant, they can produce new plants. So ये कैसे होता है? The leaves of a bryophyllum plant, they have special type of buds in their margins or edges. तो यहाँ पे आपके लिए मैंने यहाँ इमेज भी लगाई है ताकि आपको बेटर समझ आ सके। तो ये जो लीव्स होती हैं ब्रायोफाइलम प्लांट की, इनके जो मार्जिन्स होते हैं, जो एजेस होते हैं, इस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, बर्ड्स। और ये जो बर्ड्स हैं, दे मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द लीव्स, फॉल टू द ग्राउंड एंड देन ग्रो टू प्रोड्यूस न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट्स। और क्या होता है, ये जो बर्ड्स होते हैं, ये जो इसके मार्जिन्स पे प्रेजेंट होते हैं, दे फॉल ऑन द मॉइस्ट सॉइल और ऑन द ग्राउंड, और अगर इन्हें सुटेबल कंडीशंस मिलेंगी, दे स्टार्ट ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट। अलॉन्ग विद दिस, कभी कभी तो क्या होता है, ये जो बर्ड्स होते हैं, दे स्टार्ट ग्रोइंग ऑन द लीव्स इटसेल्फ। ओके, वो सारा यहाँ से टेक्स्ट अभी यहाँ से गायब हो गया क्योंकि मेरे से एक बटन प्रेस हो गया था, सो वी वर हेयर। तो ये जो लीव्स होती हैं ब्रायोफाइलम की, दे हैव स्पेशल वर्ड्स इन देयर मार्जिन्स। और कभी कभी ऐसा होता है, ये जो बर्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो ग्रो करने लगते हैं ऑलरेडी, फॉल होने से पहले। So these birds, they may get detached from the leaves, fall on the ground and grow to produce new bryophyllum plants. So these birds, they can also drop to the ground together with the leaf itself. और क्या पता है, पूरी लीफ के साथ ही क्या हो, ये बर्ड्स यहाँ पे ग्राउंड में गिर जाएं। ओके, तो इस तरह से क्या होता है, जो बर्ड्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इसकी लीव्स की मार्जिन्स पे, एजेस पे, वो नए प्लांट में क्या कर सकते हैं, ग्रो। Sometimes even before a leaf drops off from a bryophyllum plant, we can see new plantlets already growing on it. ये छोटे छोटे क्या है, plantlets ही तो हैं, ठीक है। So bryophyllum plant falls on the ground, then each plantlet can grow into a new plant. Thus, the leaves of bryophyllum plant, they can produce new plants. तो ये एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए कि किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। सिमिलरली एक और प्लांट होता है बिगोनिया। It also reproduces by vegetative propagation through its leaves. तो ब्रायोफाइलम और बिगोनिया, ये दोनों ऐसे प्लांट्स हैं जो प्रोड्यूस कर सकते हैं by the process of vegetative propagation. From which vegetative part? From the, wait a minute, I will write here. So from which vegetative part? From the leaves. Okay, तो इस तरह से आप यहाँ देख भी सकते हो बिगोनिया का एग्जाम्पल, यहाँ पे इमेज है, यहाँ पे किस तरह से ये जो लीव्स हैं, इसमें से क्या हो रहा है, जो न्यू प्लांटलेट्स हैं, दे आर गेटिंग प्रोड्यूस्ड। ओके, तो इस तरह से होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब देखो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है पोटैटो का। सो अब क्या होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा अपने पहले भी क्लासेस में, प्लांट्स दे कैन मेक देयर ओन फूड। और ये जो कुछ फूड जो वो बनाते हैं, दे स्टोर दिस फूड इन देयर डिफरेंट पार्ट्स। और ये जो स्टोर्ड फूड होता है, इट इज़ ईटन बाय अस। तो ये जो पोटैटो है, इट इज़ अ टाइप ऑफ व्हाट, इट इज़ अ टाइप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, तो जो ये पोटैटो है, ये बेसिकली क्या है, स्टेम है, जिसमें क्या होता है, जो प्लांट है वो क्या करता है, फूड स्टोर करता है। तो इस अंडरग्राउंड स्टेम को हम क्या बोलते हैं, ट्यूबर। सो अ ट्यूबर, इट इज़ थिकन्ड अंडरग्राउंड स्टेम
और रूट ऑफ अ प्लांट विच इज swollen with stored food। तो ट्यूबर जो है ये स्टेम भी हो सकती है और क्या हो सकती है, रूट भी हो सकती है। जैसे कि पोटैटो के केस में ये क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है, जबकि स्वीट पोटैटो के केस में ये क्या है, अंडरग्राउंड रूट है। बट इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, ट्यूबर। So it is a thickened underground stem or root of a plant which is swollen with stored food. So the tuber has a number of buds और इन buds को हम पोटैटो के केस में और क्या बोल देते हैं, eyes। ये तो आपने देखा भी होगा, यहाँ पे देखो डायग्राम में दिखाया हुआ है। अगर आपके घर में पोटैटो रख दो कुछ दिन के लिए, वैसे भी जैसे हमारे घर में रखे रहते हैं पोटैटोज, आलू रखे रहते हैं कुछ टाइम के लिए, तो उसमें से क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे ये जो बर्ड्स हैं ये ग्रो करने लगते हैं। ये जो आईज हैं दे स्टार्ट टू ग्रो, इनको हम क्या बोलते हैं, आईज। और इसको और भी क्या बोल सकते हो, नोड्स, है ना। देखो होंगे आई एम श्योर आप लोगों ने ये पोटैटो पे ग्रो करते हुए, ठीक है। सो ईच बड और आई ऑफ द ट्यूबर ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट व्हेन द ओल्ड ट्यूबर इज प्लांटेड इन द सॉइल। तो जब आप इस पोटैटो को इसे एज सच सॉइल में बरी कर दोगे तो ये जो सारी रिक्वायरमेंट जो है वो इसे मिल जाएंगी, सॉइल से वाटर मिल जाएगा, न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, एंड इट विल स्टार्ट ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट। So there are two types of tubers as I told you, stem tubers and root tubers. So potato is an example of a stem tuber, whereas sweet potato is a root tuber. So potato tuber is an underground stem of the potato plant. Potato tuber can be used for the vegetative reproduction of obviously potato plants. So each potato tuber can produce more than one plant, क्योंकि इस पर ऑलरेडी बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो कैसे आप कर सकते हो ग्रो, अ पोटैटो ट्यूबर हैज मेनी बर्ड्स, और उसको हम क्या बोलते हैं, आईज ऑन इट्स बॉडी। These birds act as organs for vegetative reproduction. So when a potato tuber is planted in the soil, then the various buds of the potato tuber start growing to form new potato plants. And other birds, they can also do the same. As you can see here in the diagram, we buried this whole potato in the soil, old potato tuber which is planted in the soil, and these birds, they start to grow into a new plant, a new potato plant growing from bud. And you can see here another new plant growing from the second bud. Okay, तो इस तरह से क्या होता है, पोटैटो में भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्वीट पोटैटो, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो स्वीट पोटैटो का यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिखाया हुआ है। यहाँ पे हमने क्या करा, स्वीट पोटैटो को, ये आपने एक्टिविटी पढ़ी भी होगी, हमने एक स्वीट पोटैटो का वो लिया पूरा, ये है क्या है, अंडरग्राउंड रूट है, रूट है। तो हमने यहाँ पे लिया है इसे, फिर हमने क्या करा, इसे एक ग्लास में रख दिया जिसमें क्या था, पानी था। तो यहाँ पे जो बर्ड्स प्रेजेंट थे दे स्टार्टेड टू ग्रो इनटू दीज न्यू प्लांट्स, ओके। तो इस तरह से क्या होता है, जो स्वीट पोटैटो है उसमें भी क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देन सो दिस वाज ऑल अबाउट नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कि किस तरह से नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, जो नेचुरली होता है। इसके बाद और क्या होता है, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें मैन इन्वॉल्व है, आर्टिफिशियली वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवाया जा रहा है। So we can grow many plants from one plant by using the man-made methods, ठीक है। The process of growing many plants from one plant by man-made methods, it is called as artificial propagation of plants. और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें जो मैन है वो इन्वॉल्व है, और जो नए प्लांट्स हैं वो हम ग्रो कर रहे हैं, नेचुरली नहीं वो ग्रो कर रहे हैं, हम करवा रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स। So a number of methods of artificial propagation of plants, they are used in agriculture. तो एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं बहुत सारे मेथड्स क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, और हॉर्टिकल्चर में भी यूज़ होते हैं। तो हॉर्टिकल्चर बेसिकली क्या है, होती है एक साइंस होती है एग्रीकल्चर की, जिसमें हम क्या करते हैं, ऐसी नई नई टेक्निक्स हम ढूंढते हैं जिससे हम अलग अलग तरीके के क्या कर सकते हैं, प्लांट्स को रेज कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं। इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर। So basically horticulture is cultivation of vegetables, fruits and flowers. तो अब आपके सिलेबस में हमारे पास 3 कॉमन मेथड्स हैं आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के जो हमें पढ़ने हैं, दैट आर कटिंग्स, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग. So these are the 3 common methods for artificial propagation.
So let's see these methods one by one. So the first method that we have is cuttings. तो कटिंग्स में हम क्या करते हैं, बेसिकली एक स्मॉल कटिंग ले लेते हैं फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट. एक स्मॉल पार्ट जो होता है प्लांट का, इट इज रिमूव्ड बाय मेकिंग अ कट विद अ शार्प नाइफ. एंड दिस जो पार्ट हमने कट किया है उसको हम सिंपली क्या बोल देते हैं, कटिंग. अ कटिंग इट मे बी अ पीस ऑफ स्टेम, रूट और इवन अ लीफ. तो जो भी वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उसमें से हम ये कटिंग को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं. और फिर हम इस कटिंग को सुटेबली क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे, ताकि वो एक नए प्लांट में क्या कर सके, ग्रो कर सके. So while making a cutting, care should be taken to see that there are some buds on it. Obviously, मैंने अभी आपको बताया था लास्ट उसमें स्लाइड्स में कि जो नए प्लांट्स ग्रो करते हैं, दे ग्रो फ्रॉम द बर्ड्स. तो जब आप कटिंग कर रहे हो किसी भी पार्ट की प्लांट की, तो आपको ध्यान रखना है कि उस प्लांट के पार्ट पे क्या प्रेजेंट हो, बर्ड्स प्रेजेंट हो, ताकि उसमें से न्यू प्लांट ग्रो कर सके. So you can see here I have a diagram also. This is a basic stem cutting which is shown to you. This is a stem cutting. ये stem है, यहाँ पे आप देख सकते हो birds are present here. और यहाँ से हमने क्या कर लिया, कट कर लिया इस पोर्शन को प्लांट के, और इसको हमने सॉइल में क्या कर दिया, डाल दिया. इसके बाद अब क्या होगा, these birds they can grow into a new plant. Okay. तो यहाँ पे क्या है, कटिंग प्लांटेड विद नोड पॉइंटेड इन द सॉइल. ठीक है, तो इसका जो ये वाला पोर्शन है जहाँ पे बर्ड्स प्रेजेंट है, ये आपको यहाँ पे सॉइल में रखना है. और इसके बाद क्या होगा, ये एक नए प्लांट में क्या कर सकता है, ग्रो. ओके, सो दिस इज अ स्टेम कटिंग. देन वी डू रूट कटिंग ऑल्सो. तो जैसे कि यहाँ पे एक प्लांट है, ये इसकी रूट्स हैं, तो हमने क्या करा, रूट का एक पोर्शन क्या कर लिया, यहाँ से कट कर लिया. इस रूट के पोर्शन पे क्या प्रेजेंट थे, बर्ड्स. इसके बाद वी प्लांटेड दिस प्लांटेड रूट, इट प्रोड्यूसेस अ न्यू शूट. अब ये जो हमने रूट यहाँ पे प्लांट करी थी कट करके, इसमें से क्या हुआ, एक नया प्लांट ने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कटिंग्स. इसके अलावा हम और क्या करते हैं, अच्छा इसके यहाँ पे एक और कटिंग का एग्जाम्पल है जो मैं आपको दिखाती हूँ. सो द प्लांट्स लाइक रोज, बोगनविलिया, ग्रेप्स, sugarcane, bananas and cactus and many other plants, they can be also produced by the means of cuttings. तो यहाँ पे आपको रोज प्लांट का यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया हुआ है. रोज प्लांट्स आर प्रोपगेटेड और रिप्रोड्यूस्ड बाय मीन्स ऑफ कटिंग्स फ्रॉम स्टेम्स और शूट्स. तो स्टेम से हम ग्रो कर सकते हैं नए रोज प्लांट को. तो इसमें हम क्या करते हैं, पीस ऑफ स्टेम और साइड शूट having bud is cut from an existing rose plant with the help of a knife. तो वही सेम प्रोसेस है, सिंपल सा. तो हम क्या करते हैं, जो स्टेम पोर्शन होता है रोज प्लांट का, उसमें से हम कट कर लेते हैं स्टेम को, उसका पार्ट कट कर लेते हैं जिसमें क्या प्रेजेंट हो, बड्स प्रेजेंट हो, उसको हम सॉइल में डाल देते हैं पोर्शन को. सो द लोअर पार्ट ऑफ दिस कटिंग, इट इज बरीड इन मॉइस्ट सॉइल. After a few days, the end of cutting buried in soil develops roots and later on grows to become a new rose plant. An advantage of cutting method is that by using this method, we can produce many new plants from just one plant very quickly without waiting for flowers and seeds. So it is basically an advantage of vegetative propagation कि हमें ये वेट नहीं करना पड़ रहा कि जब सीड्स प्रोड्यूस होंगी, जब फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद सीड्स प्रोड्यूस होंगी, फ्रूट्स प्रोड्यूस होंगे, उसके बाद ही क्या होगा, वो प्लांट प्रोपगेट हो पाएगा, हम नए प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं. बट वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ये फ़ायदा है, एडवांटेज है कि हम जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं, क्विकली एक नए प्लांट को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट वेटिंग फॉर फ्लावर्स एंड सीड्स. तो हम एडवांटेजेस अभी आगे देखेंगे अभी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के. तो यहाँ पे वी हैव अ डायग्राम ऑल्सो. यू कैन सी हियर दिस पोर्शन ऑफ स्टेम, इट वाज कट, और इसको फिर हमने एक मॉइस्ट सॉइल में क्या कर दिया, बरी कर दिया. इसके बाद यहाँ पे जो बर्ड्स प्रेजेंट थे इसके, these birds they started growing into new plants, you can see here, and finally it developed into a new rose plant. देखो किस तरह से हम न्यू प्लांट्स को कितनी इजीली क्या कर सकते हैं, प्रोपगेट करवा सकते हैं विदाउट एनी नीड ऑफ सीड्स. ओके, तो इस तरह से क्या होता है, रोज, बोगनवेलिया, ग्रेप्स, इन सबको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय स्टेम कटिंग्स. ओके, सो द नेक्स्ट मेथड दैट वी हैव इज लेयरिंग. तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, अ ब्रांच ऑफ द प्लांट इज पुल्ड towards the ground and a part of it is covered with moist soil, leaving the tip of the branch exposed above the ground. After some time, new roots develop from the part of the branch buried in the
soil. The branch is then cut off from the parent plant. The part of the branch which has developed root grows to become a new plant just like the parent plant. तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेयरिंग इट इज़ डन इन जैस्मिन प्लांट और चमेली, चमेली बोलते हैं हम उसको हिंदी में. इट इज़ प्रोपेगेटेड और प्रोड्यूस्ड बाय लेयरिंग मेथड. तो यहाँ पे हमारे पास प्लांट है, तो यहाँ पे कितनी सारी आपको ब्रांच यहाँ पे दिख रही है इसकी, है ना. तो हम क्या करते हैं, एक ब्रांच को लेते हैं, उसको एक्सटेंड करते हैं और उसको क्या करते हैं, मॉइस्ट सॉइल में हम क्या कर देते हैं, बरी कर देते हैं. फिर क्या होता है, यहाँ पे बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं. इतने में क्या होता है, इस बर्ड से क्या होता है, एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है ना. और यहाँ पे क्या डेवलप हो जाती है, उस न्यू प्लांट की रूट्स. फिर हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कट कर देते हैं और अपना इसको सेपरेटली, फिर ये क्या बन जाता है, एक सेपरेट प्लांट. सिमिलरली यहाँ से डेवलप हो गया एक नया प्लांट, है ना, ब्रांच जो हमने कट ऑफ करके लगाई थी, और फिर हम इसको यहाँ से क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, और बिल्कुल एक नया प्लांट प्रोड्यूस होता है जो बिल्कुल किससे रिजेंबल करता है, अपने पेरेंट प्लांट से. तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लेयरिंग. ओके, देन द नेक्स्ट मेथड दैट वी हैव इज ग्राफ्टिंग. So this is the last method, grafting. So it is a method in which the cut stems of two different plants, one with roots and other without roots, are joined together in such a way that the two stems join finally and grow as a single plant. तो इसमें बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, दो प्लांट होते हैं. पहले का हम स्टेम का पोर्शन लेते हैं बिना रूट वाला, और दूसरे का भी हम स्टेम का पोर्शन लेते हैं जिसमें क्या है, रूट्स प्रेजेंट है. मतलब एक प्लांट का तो नीचे वाला पोर्शन हम लेते हैं और एक प्लांट का हम ऊपर वाला पोर्शन लेते हैं. फिर इन दोनों पोर्शन को हम क्या कर देते हैं, फाइनली ज्वाइन कर देते हैं, बांध देते हैं आपस में, और ये दोनों पोर्शन क्या होते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं. दे ग्रो एज अ सिंगल प्लांट. सो दिस न्यू प्लांट विल हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द ओरिजिनल प्लांट्स. So the cut stem of a plant or tree having roots and fixed in the soil, it is called as stalk. तो ये जो दूसरा पार्ट मैंने लिया है, जिसमें जो स्टेम का मैंने पार्ट लिया है जिसमें रूट्स हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक. और ये जो पार्ट है दूसरा, इसको हम क्या बोलते हैं, सायन. सो स्टॉक इज द लोअर पार्ट ऑफ अ प्लांट और ट्री having the roots, and the cut stem of another plant without roots, it is called as scion. So scion, it is the upper part of a plant which may have leaves on it but no roots. So they are chosen which are to be used as scion and stalk. First, the stem or branch is removed. तो अब ये करते कैसे हैं, तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है. जो स्टेम है और या फिर ब्रांच है, वो हम क्या करते हैं, उसको रिमूव करते हैं उस प्लांट में से जो जिसको हमने दो प्लांट्स हैं हमारे पास जिसे हमने चूज़ किया है कि भाई इस प्लांट में से मैं क्या लूँगी, सायन लूँगी, और दूसरे प्लांट में से मैं क्या लूँगी, स्टॉक पोर्शन लूँगी. सो इट इज़ रिमूव फ्रॉम द प्लांट चूजन टू बी मेड सायन फॉर इट्स डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स बाय मेकिंग अ स्लैंटिंग कट. तो इसमें हम क्या करते हैं, स्लैंटिंग कट से लेते हैं प्लांट को ताकि वो इजीली क्या कर सके, ज्वाइन कर सके. तो क्या होता है, जो ग्राफ्टिंग होता है ये भी क्या होता है, बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं ग्राफ्टिंग के जो मेथड. किसी में किसी तरीके से कट देते हैं, किसी में किसी तरीके से कट देते हैं. ठीक है, तो बट फिलहाल आपको जो इसका ट्रेडिशनल वे है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो आपको पढ़ना है. ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देते हैं, एक स्लैंटिंग कट देते हैं और इसको क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं. दिस गिव्स अस द सायन विद अ स्लैंटिंग कट. The stem of second plant or tree to be used in grafting is also cut in a slanting way. As you can see here, the lower part of this plant or tree, it is called as stalk. It has also a slanting cut. तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक प्लांट का मैंने पोर्शन लिया है जिसमें क्या है, रूट्स प्रेजेंट है. इस प्लांट को, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक. रूटेड पार्ट और ग्राफ्ट, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है जो कट स्टेम है दूसरे प्लांट की, इसको हम क्या बोलते हैं, सायन. राइट, और फिर हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं. एज यू कैन सी हियर, दीज हैव स्लैंटिंग कट्स. यहाँ पे देख सकते हो सायन एंड स्टॉक. देन दिस इज ग्राफ्ट यूनियन. यहाँ पे आपने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया दोनों को, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ग्राफ्ट यूनियन. इसके बाद हम इसको क्या कर देते हैं, रैप कर देते हैं, अच्छे से वैक्स अप कर देते हैं ताकि ये खुले ना, और इसके बाद एक न्यू प्लांट हमें मिलता है जिसमें इन दोनों प्लांट के क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. जैसा आपने वो नहीं पढ़ा, हाइब्रिडाइजेशन होता है,
तो हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं, दो ऐसी ब्रीड्स लेते हैं प्लांट की या एनिमल की कि हमें दोनों के हमें करेक्टरिस्टिक्स मिल सके डिजायरेबल। सिमिलरली हम क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं ताकि दोनों प्लांट के हमें क्या मिल सके, करेक्टरिस्टिक्स मिल सके और नए नए टाइप के हम क्या बना सकें, प्लांट्स बना सकें। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ग्राफ्टिंग होता है। So students, this was all about natural vegetative propagation and artificial vegetative propagation. So now what are the advantages of vegetative propagation or importance of vegetative propagation? तो क्या है इसके advantages? Plants can bear flowers and fruits earlier. तो जो plants हैं, क्योंकि हम उन्हें vegetatively propagate करवा रहे हैं, उनको बहुत जल्दी हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस करवा रहे हैं उनमें से नए प्लांट्स। ऑब्वियसली नए प्लांट्स जल्दी प्रोड्यूस होंगे, तो ये जो प्लांट्स हैं, दे कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर। प्लांट्स विच हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू प्रोड्यूस वायबल सीड्स कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और जो प्लांट्स हैं, जो बेचारे जो एबिलिटी जो उनमें है, दे हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस द सीड्स, तो उन प्लांट्स को भी हम क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। All plants are genetically almost similar to the parent plant. इसके बाद जो नए plants हम प्रोड्यूस करवा रहे हैं, उन्हीं प्लांट से तो प्रोड्यूस करवा रहे हैं जो पेरेंट प्लांट है, सो ऑब्वियसली वो जेनेटिकली क्या होते हैं, उनसे ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। सीडलेस वेराइटीज दे कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन। इसके बाद ये जो नए प्लांट्स हमने ऑब्टेन किए हैं, ये सीडलेस वेराइटीज ही तो हैं। हमने वेजिटेटिवली उनको क्या करा है, प्रोपगेट करवाया है, एक सेक्शुअल मेथड हमने यूज़ नहीं किया है, तो सीडलेस वेराइटीज़ जो हैं हम वो भी ऑब्टेन कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। द प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज यूज्ड बाय हॉर्टिकल्चरिस्ट इन डेवलपिंग मेथड्स लाइक लेयरिंग। और इसके अलावा ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मेथड है कि बेसिकली नेचुरली क्या होते हैं, प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसी को हमने आर्टिफिशियली हमने क्या करा, यूज़ करा, उसमें हमने और रिसर्च करी हॉर्टिकल्चरिस्ट ने, है ना, और इस तरह से उन्होंने क्या करा, कल्टिवेट करना सीखा नए नए प्लांट्स को फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द plant. So they can make new methods of vegetative propagation like layering, grafting to grow many plants like sugarcane, roses or grapes. So all these are the advantages of vegetative propagation. So students, हमने देखा कि किस तरह से asexual reproduction होता है plants में और इतने सारे animals में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है एनिमल्स में और प्लांट्स में। तो हमेशा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसे बेटर माना जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो ऐसा क्यों? सो द न्यू ऑर्गेनिजम्स और ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय वन पेरेंट थ्रू asexual reproduction which are genetically identical to the parent, they are called as clones. तो जब भी asexual रिप्रोडक्शन होता है तो एक पेरेंट उसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, और जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो किसके जीन्स इनहेरिट करता है, अपने पेरेंट्स के ही जीन्स को इनहेरिट करता है। एंड देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली अ सिंगल पेरेंट। और ये जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं ये बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट के, तो इनको हम क्या बोलते हैं, क्लोन्स। So these clones they possess exact copies of the DNA or genes. So these clones they possess exact copies of the DNA or genes of their parent and hence show remarkable similarity to the parent and to one another. Thus, asexual reproduction produces genetically identical offsprings called as clones. For example, when a hydra reproduces by the asexual method of budding, the new hydrae or offsprings formed are clones, which are genetically identical to the parent hydra as well as to one another. Similarly, when we are using a cutting to grow a new plant, we are making a clone. ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, तो जो ये जो एक पेरेंट जिससे हमने या तो कटिंग लिया है या बर्डिंग से या किसी भी प्रोसेस से वो क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, ये बिल्कुल सेम है अपने पेरेंट प्लांट के। तो यहाँ पे कोई वेरिएशन तो आया ही नहीं, और मैंने आपको इम्पोर्टेंस बताया था वेरिएशन का क्या होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस क्या हैं, दीज आर एब्सेंट एंड वेरिएशंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर द बेटर survival of any organism, right? So the cutting of a plant, it contains the same DNA or genes as the original parent plant.
So this cutting will grow into an exact copy of the original plant. And the importance of variations in organisms introduced during reproduction is that it helps the species of various organisms to survive and flourish even in adverse environment. तो ये मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ इन द लास्ट लेक्चर कि किस तरह से जो वेरिएशंस होते हैं दे हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, और ये वेरिएशंस कहाँ पे आते हैं? इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि वहाँ पे दो पेरेंट्स क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। उन दो पेरेंट्स के क्या इन्वॉल्व होते हैं? जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, डीएनए इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह से क्या होता है, जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? वेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं, और यही वेरिएशंस उसको सर्वाइवल में क्या कर सकते हैं? हेल्प कर सकते हैं। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है वो बिल्कुल क्या है? क्लोन है अपने पेरेंट प्लांट का। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. So sexual reproduction takes place by the combination of special reproductive cells called as sex cells. So sexual reproduction के लिए क्या होते हैं? हमारी बॉडी में स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? सेक्स सेल्स. So sex cells are of two types, मेल सेक्स सेल्स एंड फीमेल सेक्स सेल्स, और इनको हम और भी क्या बोल देते हैं? गैमीट्स भी बोल देते हैं। इनको हम और भी क्या बोल देते हैं? जर्म सेल्स. ओके, सो इट कम्स फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स, दैट इज अ मेल एंड अ फीमेल. सो दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? मेल और दूसरा फीमेल. सो द सेक्स सेल्स आर कॉमनली नोन एज gametes. Thus, the cells involved in sexual reproduction are called as gametes, and gametes are of two types. As I told you, the organisms involved होते हैं male gametes and female gametes. So, in sexual reproduction, a male gamete fuses with a female gamete to form a new cell which is called as zygote. तो ये आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो. जो एक male gamete होता है, ये इसका ओवरव्यू है. इट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमीट एंड देयर इज प्रोडक्शन ऑफ अ zygote आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एंड दिस zygote will develop into a new organism. This zygote then grows and develops into a new organism in due course of time. तो इस तरह से क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं, और जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है द ऑर्गेनिज्म हैज बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑल्सो. तो अब जो पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है जो हम लेंगे, वी विल स्टडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले हम प्लांट्स से पढ़ेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होता है एनिमल्स में. So the plants in which the sex organs are carried, within the flowers and the seeds are enclosed in a fruit. Such plants are called as angiosperms. So angiosperms basically क्या होते हैं? They are called as flowering plants, क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, और प्लांट्स के सेक्स ऑर्गन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? उनके फ्लावर्स में. इसके बाद जब रिप्रोडक्शन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो क्या प्रोड्यूस होता है? सीड्स प्रोड्यूस होती हैं विच आर एनक्लोज्ड इन अ फ्रूट, एंड सच प्लांट्स आर कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म्स. सो द फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड. तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं? बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. This means that two sexes, male and female, are involved in reproduction in flowering plants. तो जिस तरह से क्या होता है, हमारे में मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, सिमिलरली प्लांट्स में भी क्या होते हैं? मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. So like human beings, plants also have male and female sex organs, though they are different in form from humans. So the sex organs or reproductive organs of a plant, they are in its flowers. In other words, flowers contain the sexual reproductive organs of a plant. So the function of a flower is to make male and female gametes. अब जैसे हमारे क्या होते हैं? जो reproductive organs होते हैं, they produce the male and female gamete, that is sperm and ovum.
राइट। सिमिलरली जो प्लांट्स में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स। ठीक है, तो मेल के केस में हम इसको फ्लावर्स में क्या बोल देते हैं, पोलन, और जो फीमेल रहता है उसको हम ओवम ही बोलते हैं। ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट की ओवरी में, वो हम आगे देखेंगे किस तरह से होता है। एंड टू एंश्योर दैट फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस टू मेक न्यू सीड्स फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। ओके, तो अब जो फ्लावर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, दो तरीके के फ्लावर्स होते हैं। सो देयर आर यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स which are the two types of flowers found in plants. So what is the difference between these flowers? तो नाम से समझ आ रहा है यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं विच कंटेन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन सेपरेट फ्लावर्स। तो या तो किसी में क्या होगा, मेल प्रेजेंट होगा, या फिर किसी में क्या प्रेजेंट होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा। मतलब से बेसिकली एक तरीके के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। वेयर एज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द सेम फ्लावर। जबकि एक मिनट बच्चों, जबकि क्या होता है जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, एक ही सिंगल फ्लावर में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आई हैव अ डायग्राम फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट बेटर। दिस इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एज यू कैन ओनली सी द स्टेम, इट इज नॉन एज अ स्टेमिनेट फ्लावर। इसका मतलब इसमें बस क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है, प्रेजेंट है, जो कि क्या होते हैं, स्टेमन। इसके बाद ये क्या है, एक पिस्टिलेट फ्लावर है, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है फ्लावर का, विच इज कॉल्ड एज पिस्टिल। ओके, तो दीज आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। जबकि ये क्या है, ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, क्योंकि इसमें क्या है, स्टेमन्स भी प्रेजेंट है और पिस्टिल भी प्रेजेंट है। सो इट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाई मतलब टू, यानी कि दोनों तरीके के इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसमें क्या प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। तो अब हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर एक बार देख लेते हैं, किस तरह से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं फ्लावर में। सो वी विल सी द नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स एंड एसेंशियल वूल्स ऑफ फ्लावर्स, और एसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट नॉन एसेंशियल मतलब जो पार्ट तो है फ्लावर का, बट वो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं ले रहा, वो जो पार्ट है फ्लावर का। और एसेंशियल वूल्स वो हैं फ्लावर्स के जो एसेंशियल है, जो रिप्रोडक्शन के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट हैं। सो द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर कंटेन्स एसेंशियल वूल्स एंड नॉन एसेंशियल वूल्स, और वूल्स कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। तो वूल्स बेसिकली क्या होते हैं, जो ये सर्कुलर वे में प्रेजेंट होता है फ्लावर, उसको हम क्या बोल देते हैं, सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको हम वूल्स बोल देते हैं। So sepals and petals are non-essential wools as they do not directly take part in reproduction. और ये non-essential parts क्या हैं, sepals और petals. So sepals protect the inner delicate wool during bud condition. तो इस तरह से present होता है ना, ये इस तरह से प्रेजेंट होता है। अंदर क्या होता है, बड प्रेजेंट होता है जिसमें से फ्लावर ग्रो करेगा, इस तरह से प्रेजेंट होता है ना। तो ये जो बेसिकली क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे सेपल्स के, जिसमें क्या होता है, डेलिकेट जो इनर डेलिकेट बड प्रेजेंट है, वूल प्रेजेंट है अंदर, जो फ्लावर में डेवलप करेगा उसको ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करते हैं अगर ये कलर में क्या है, ग्रीन है। इसका मतलब इनमें क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे यू कैन सी हियर सेपल्स, ओके, जिसमें से क्या करा है, ये प्लांट ने क्या करा है, ग्रो किया है। ओके, ये रिसेप्टेकल है जिससे अटैच्ड है सेपल, और ये स्टॉल्क है फ्लावर की जिससे अटैच्ड है टू द प्लांट। सो पेटल्स व्हेन दे आर कलर्ड अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, और यहाँ बड़े बड़े कलर, बड़े बड़े येलो कलर के आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, पेटल्स। तो पेटल्स का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, क्योंकि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन कैरिंग पॉलन ग्रेन। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, फ्लावर्स को अट्रैक्टिव होना चाहिए, और उसके लिए क्या उसमें प्रेजेंट होते हैं, अट्रैक्टिव पेटल्स, ताकि जो इंसेक्ट्स हैं वो क्या हो, अट्रैक्ट हो फॉर द पर्पज ऑफ पॉलिनेशन। तो ये तो क्या होते हैं नॉन एसेंशियल पार्ट्स। इसके बाद हमारे क्या होते हैं, एसेंशियल पार्ट्स। सो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, they are essential, they are called as essential or reproductive parts of a flower or reproductive wools of a flower.
ठीक है। तो ये जो स्टेमन होता है बेसिकली इसी को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम, और जो पिस्टिल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम। सो एंड्रोशियम प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स, मैंने आपको बताया था। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो मेल गैमिट प्रोड्यूस करेगा, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा वो फीमेल गैमिट प्रोड्यूस करेगा। सो दिस इज एंड्रोशियम, और इसका फंक्शन क्या है, pollen grains को प्रोड्यूस करना containing the male gametes, and gynoecium produces ovules which are female gametes. Okay, so bisexual flowers contain both the ovules while unisexual flowers contain either of them, जैसे कि मैंने आपको बताया था। so each individual member of androecium is called as stamen। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, एंड्रोशियम है पूरे फ्लावर का, इसका हर एक इंडिविजुअल मेंबर को हम क्या बोलेंगे, स्टेमन। ओके, सॉरी यहाँ पे तो मैंने पिस्टल आपको शो कर दिया। यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल पार्ट यहाँ पे क्या है, ये पूरे सारा क्या है, एंड्रोशियम है। पूरा जो भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर में प्रेजेंट वो पूरा क्या है, एंड्रोशियम है, और उसमें एक सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, स्टेमन, एंड कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। एज यू कैन सी हियर स्टेमन है, इसमें क्या होता है, ये जो ऊपर देख रहे हो टू रॉड लाइक, इसको हम क्या बोलते हैं, एंथर, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोल देते हैं, फिलामेंट। एंथर प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स, और ये जो एंथर है ये इसमें क्या प्रोड्यूस करता है, पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है, विच कंटेन द मेल गैमीट, एंड ईच इंडिविजुअल मेंबर ऑफ गाइनोशियम इट इज कॉल्ड एज पिस्टिल। ओके, तो एक इंडिविजुअल मेंबर को हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल, विच कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सो यू कैन सी हियर this is known as stigma, this is known as this tube like structure is called as style, and this is called as ovary। ठीक है, तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी होते हैं, जो पिस्टिल होता है उसका पार्ट होता है, और ओवरी में क्या प्रोड्यूस होते हैं, फीमेल गैमेट विच आर कॉल्ड एज ओव्यूल। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का। तो अब हम आज का जो लेक्चर है वो हम यहीं फिनिश करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्लावर्स में होता है। तो इस क्लास में मैंने आपको सारे पार्ट्स बता दिए हैं, तो अगली क्लास में अब हम ये पार्ट्स को डायरेक्ट हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअली होता है फ्लावर्स में इन प्लांट्स, और आगे का भी सिलेबस कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जितना मैंने अब आज आपको पढ़ाया है इसको अच्छे से आप पढ़ लेना अपनी बुक्स में से, और कोई भी डाउट्स हो मेरे से पूछ लेना क्लासरूम ऐप पे, एंड स्टडी वेरी वेल। टेक केयर, थैंक यू।